ठंडी धूप, अंधेरी रात, दुश्मनों के रडारों की पकड़ से दूर आसमान में तैयार 30 जाबाज भारतीय कमांडो। कलाशनिकोव टेवर्स, रॉकेट प्रोपेल्ड गन्स, हथियारों से लैस पैराशूट के जरिए दुर्लभ मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पाक अधिकृत कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में उतरने को तैयार। ऑपरेशन का मकसद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना। 35,000 फीट की जमा देने वाली ऊंचाई से तेजी से नीचे उतरते सब कुछ इतने पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ हुआ कि जमीन पर किसी को हल्की सी भी भनक नहीं लगी। ठीक उसी वक्त जमीन पर भारतीय सेना के बहादुर स्पेशल फोर्सेस के 7 दस्ते एलओसी के पार पाकिस्तान बैरिकेड से रेंग रेंग कर आगे बढ़ते हुए घातक जाबाजों की ये 8 टीम बिना कोई आहट दिए अपने टारगेट ठिकानों पर पहुंच गई। फिर अचानक धमाके, स्मोक बमों से हर तरफ धुआं और गोलीबारी। 18 सितंबर को जैश-ए मोहम्मद फिदाइन दस्ते ने भारतीय सेना की 12 ब्रिगेड की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन पर हमला किया। हमले में 19 जवान शहीद हो गए। मौके पर मारे गए आतंकियों से जब जीपीएस स्टेटस से हमलावरों के पाकिस्तान से जुड़ाव का पता चला। उरी आतंकी हमले के बाद पकड़े गए 2 स्थानीय गाइड्स ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना ने हमलावरों को घुसपैठ में मदद की थी। उरी आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। उरी आतंकी हमले के 3 दिन बाद भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बारिस को समन कर बुलाया। साथ ही उन्हें उरी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत सौंपे गए। इस्लामाबाद ने इन सबूतों को खारिज किया। 22 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भड़काऊ भाषण में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को हीरो के तौर पर पेश किया। दिल्ली में भारत के टॉप नीति नियंत्रताओं की बैठक में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने पर विचार किया गया। सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जवाबी कार्रवाई के तौर पर सभी सैन्य विकल्पों की जानकारी दी। जब जवाबी कार्रवाई की संभावना के तौर पर भारतीय मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी तो पाकिस्तान को भी खतरा महसूस होने लगा। इस्लामाबाद ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अपने रडार सिस्टम को सक्रिय कर दिया। साथ ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के नवक्षेत्र पर नज़र रखने के लिए एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट तैनात किए। 23 सितंबर की रात प्रधानमंत्री मोदी रायसीना हिल के साउथ ब्लॉक स्थित भारतीय सेना के टॉप सीक्रेट वॉर रूम में पहुंचे। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और एनएसए ने भारत की अगली कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। इस बैठक में रॉ के सेक्रेटरी राजेंद्र खन्ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक दिनेश्वर शर्मा और एनटीआरओ चीफ आलोक जोशी भी उपस्थित रहे। इसी बीच इसरो के जमीन पर नजर रखने वाले सैटेलाइट्स के कैमरों को पीओके पर जूम कर दिया गया। साथ ही मानव रहित एरियल व्हीकल्स को पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए लगा दिया गया। रॉ ने भी अपने मानव संसाधनों को पीओके में चिन्हित 8 आतंकी ठिकानों पर नजर रखने के लिए तैनात किया। उन्हें हर सैनिक आवाजाही पर लगातार अपडेट देने के लिए निर्देश दिया गया। पाकिस्तान के अंदर भी रॉ ने अपने संसाधनों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ और 10 कॉर्प्स कमांडो लेफ्टिनेंट जनरल मालिक जफर इकबाल के मूवमेंट्स को मॉनिटर करने पर लगा दिया। इसके अलावा नॉर्थन एरिया के फोर्स कमांडर की आवाजाही पर भी नज़र रखी गई। रॉ का सीधा निर्देश था कि बाज की तरह नज़र रखो और किसी भी लीक से हटकर होने वाली बैठक की तत्काल सूचना दो। दिल्ली में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। उनके सेलुलर फुटप्रिंट्स भी सभी नेटवर्क से हटा दिए गए। इसके बाद उनकी जितनी भी बैठकें हुई वो अत्यंत गोपनीय ढंग से हुई। इन बैठकों में जाने के लिए वो बिना यूनिफॉर्म और बिना स्टाफ कार के पहुंचे। ये सभी बैठकें रायसीना हिल से दूर अज्ञात स्थानों पर हुई। इसके बाद आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की 4 और 9 पैरा बटालियंस की कमांडिंग ऑफिसर्स को उनके आगामी मिशन के बारे में बताया गया। उनसे कहा गया कि वे अपने सबसे जाबाज योद्धाओं को चुनें। फिर जल्दी ही MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स ने कमांडो और उनके उपकरणों को एलओसी के पास अग्रिम क्षेत्रों में पहुंचाना शुरू कर दिया। उनसे अगले आदेश की प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। नॉर्थन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने 6 बिहार और 10 डोगरा बटालियंस को अपने घातक कमांडो को निर्णायक ऑपरेशन के लिए तैयार रहने के लिए कहा।
इन दोनों बटालियंस के जवान ही उरी हमले में हताहत हुए थे। इनकी घातक टीम को LOC के पास लॉन्च लोकेशंस पर स्ट्राइक फोर्स को ज्वाइन करने के आदेश मिले थे। 26 सितंबर को NSA डोभाल ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों और इंटेलिजेंस हेड्स के साथ बैठक की। 250 किलोमीटर के दायरे में 8 ठिकानों पर एक साथ धावे की ऑपरेशनल डिटेल्स को अंतिम रूप दिया गया। POK के जिस इलाके में भारतीय जांबाजों को जाना था वो पाकिस्तानी सेना की 3 डिवीजन्स के दायरे में आते थे। यही कमांडोज को 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक अंदर जाना था। अमावस्या के पहले की घनेरी मध्य रात में शुरू हुआ ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक। LOC के पास सेना की इलीट कमांडो टीमें बैरिकेड से फिसलते हुए अंधेरे में अदृश्य हो गई। पैदल ही पहुंचे इन कमांडो की ना तो पाकिस्तानी रडार और ना ही हवा में पूर्व चेतावनी देने वाला एयरक्राफ्ट कोई टो ले सका। ठीक उसी वक्त 30 पैरा कमांडो को काफ़ी ऊंचाई पर खुलने वाले विशेष हाहो पैराशूट से उतारा गया। ये पैरा ट्रूपर्स 35,000 फीट की ऊंचाई से कूदे। ये इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तानी रडार और श्रव्य उपकरण उन्हें पकड़ ना पाए। GPS गैजेट से लैस ये कमांडो ठीक उसी जगह पर उतरे जैसा कि सोचा गया था, यानी POK के अंदर। आतंकी ठिकानों के पास इसी के साथ कमांडो की 7 और टीमें भी अपने लक्षित आतंकी ठिकानों तक बिना कोई भनक दिए पहुंच गई। पैरा कमांडो टेवर 21 और AK-47 असॉल्ट राइफल्स के साथ ही रॉकेट प्रोपेल्ड गन्स और रूसी थर्मोबैरिक हथियार से लैस थे। चीते की तेजी और पूरे समन्वय के साथ स्निपर्स ने अपने साइलेंसर लगे हथियारों से आतंकी ठिकानों के बाहर पहरेदारों को हमेशा के लिए शांत किया। उसी वक्त कमांडोज ने फुर्ती के साथ शेल्टर में घुसकर भारी गोलीबारी में आतंकियों को ठिकाने लगाया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दुश्मन को कुछ भी सोचने का वक्त नहीं मिला। आग के तूफान की तरह आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही वहां मौजूद रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन्स भी भारतीय जाबाज साथ ले गए। रात करीब 2:30 बजे भारतीय आर्टिलरी यूनिट्स ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भ्रम में रखने के लिए उनकी चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। इसी शोरगुल के बीच भारतीय कमांडो ने लौटना शुरू किया। उनकी तरफ पाकिस्तानी सैनिकों का ध्यान ही नहीं गया। दुश्मनों के सैनिक भारतीय फायरिंग का जवाब देने के लिए तेजी से अपने बंकरों की ओर भागे। इसी बीच भारतीय स्पेशल फोर्सेस टीमों को अपने क्षेत्र में बिना किसी चुनौती का सामना किए लौटने का मौका मिल गया। दुश्मन पूरी तरह धोखे में रहा। पाकिस्तानी सेना को पता भी नहीं चला कि किस आफत ने उन्हें निशाना बनाया है। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे कमांडो का पैर लौटते वक्त बारूदी सुरंग पर पड़ गया, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद किसी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये टेक्स्ट बुक की तरह पूरी तरह सटीक ऑपरेशन था। इस पूरे ऑपरेशन की वीडियोग्राफी स्पेशल फोर्सेस कमांडो के हेलमेट पर लगे कैमरे से की जाती रही। पैरा कमांडो ने स्टिल कैमरा से भी तस्वीरें ली। इसके अलावा आसमान से UAV और नीची कक्षा वाले NTRO सैटेलाइट से भी पूरे एक्शन को फिल्माया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेना अपने उद्देश्य में पूरी तरह कामयाब रही। सभी कमांडो 29 सितंबर को सुबह 9 बजे तक अपने बेस में लौट आए। ऑपरेशन की समीक्षा के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई गई। सुबह 11 बजे के पास डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान में अपने समकक्ष को POK में भारत के कामयाब ऑपरेशन से अवगत कराया।